हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। आज हम सीखेंगे मेघ आए कविता का दूसरा भाग, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो फर्स्ट आई वांट टू रिकैप लास्ट पार्ट। पिछले भाग में हमने सीखा था कि कवि ने इस कविता में बादलों का एक शहरी दामाद के रूप में काल्पनिक चित्रण किया है। जब बादल आते हैं तो किस तरह से गांव में नए नए परिवर्तन दिखाई देते हैं, किस तरह से लोगों में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ जाती है। ये सभी सूक्ष्म परिवर्तन कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में दर्शाए हैं। तो कवि कहता है कि बादल सज संवर कर आए हैं, ऐसे सज संवर कर आए हैं जैसे कोई शहरी दामाद गांव में आता है और उसे देखने के लिए घरों के लोग दौड़ दौड़ कर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगते हैं। तो और जो गांव की लड़कियां होती हैं वो उस शहरी दामाद के स्वागत में आगे आगे चलती हैं और घर में लोगों को उसके आने की सूचना देती हैं। ठीक वैसे ही जब बादल आते हैं तो सभी लोग अपने घरों से निकलकर मौसम का आनंद लेने के लिए अपनी छतों पर आ जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां खोलकर झांकने लगते हैं। तो दोनों ही दृश्य कवि को एक जैसे दिखाई देते हैं। बड़ी समानता दिखाई देती है कवि को बादलों के आने पर और शहरी दामाद के आने पर, जिस तरह से लोगों का हाव भाव होता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टुडेज पार्ट। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब बादलों के आने से पहले हवा तेज हो जाती है तो उस हवा के चलने से पेड़ भी खुशी से झूमने लगते हैं और वो अपनी गर्दन झुका लेते हैं। अर्थात जब तेज हवा चलती है तो पेड़ों की चोटियां हिलने लगती हैं और झुक जाती हैं। कवि को ये दृश्य बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे दामाद के आने पर लोग घरों से निकलकर उचक उचक कर लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। इस पंक्ति में भी कवि ने मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ कवि को लोगों का प्रतीक लग रहे हैं। आसपास के लोग जिस तरह से शहरी मेहमान को उचक उचक कर देखते हैं, वैसे ही पेड़ों का झुकना उसे लोगों की तरह लगता है, जैसे लोग गर्दन झुकाकर उसे देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जब बादल छाते हैं तो हवाएं तेज हो जाती हैं और आंधी चलने लगती है, और आंधी चलने से गांव की गलियों की धूल उड़ने लगती है। तो कवि यहाँ पर उस आंधी को और उड़ने वाली धूल को दोनों को ही नवयुवती मानता है। जैसे जब कोई शहरी दामाद आता है तो गांव में जो घरों की लड़कियां होती हैं वो उसके आगे आगे दौड़ने लगती हैं और उसके आने की खुशी में घर जाकर उसकी सूचना पहले देने के लिए तेजी से भागती हैं। तो इस तरह से यहाँ आंधी और धूल दोनों ही नवयुवतियों का प्रतीक हैं, जिसको कवि ने बादलों के स्वागत में आगे दौड़ते हुए दर्शाया है। अगली पंक्ति है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहता है कि वो शहरी मेहमान को देखने के लिए बाकी चितवन उठा। बाकी का मतलब है तिरछी, चितवन नज़र। तो बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। अब जो नदी है, नदी क्या करती है, नदी भी उस मेहमान को देखना चाहती है। किंतु आपने देखा होगा गांव में जो बहुएं होती हैं, जो नववधुएं होती हैं, वो घूंघट डालती हैं गांव की परंपरा के अनुसार। तो वो घूंघट में हैं तो वो दामाद को नहीं देख पाती हैं, इसलिए वो उस शहरी मेहमान को देखने के लिए अपना थोड़ा सा घूंघट सरकाती हैं और तिरछी नज़र से उसे देखने का प्रयास करती हैं। ऐसा कवि ने कल्पना की है। तो वह नदी को नवयुवती मानता है, गांव की बहू मानता है, जो लाज के कारण
अपना घूंघट नहीं उठा सकती और शहरी दामाद को देख नहीं सकती, किंतु जिज्ञासा के कारण वह अपने घूंघट को थोड़ा सा सरकाती है और तिरछी नज़र से उसे देखने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर भी बड़ा सुंदर ढंग से ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। बादलों के आने से प्रकृति के हर रूप में परिवर्तन हो जाता है। नदी, तालाब, लताएं सब हर्ष और आनंद से भर जाते हैं, झूम उठते हैं। नदी भी बादलों के आने से प्रसन्न है और उसकी लहरें उठने गिरने लगी हैं। तो ये लहरों का उठना गिरना कवि को लगता है कि जैसे कोई नगर की बहू है, नई युवती है, जो ठिठक ठिठक कर चल रही है और वह उस शहरी दामाद को देखने का प्रयास कर रही है, किंतु लज्जा के कारण उसे देख नहीं पाती, क्योंकि गांव में घूंघट डालने की प्रथा होती है। तो वह अपनी घूंघट को हल्का सा सरकाती है और तिरछी बाकी चितवन अर्थात तिरछी नज़र से उसे देखती है। तो इस तरह से कवि ने इन पंक्तियों में भी बड़ा ही सुंदर ढंग से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। नदी को नवयुवती माना है। ओके, सो लास्ट लाइन, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अर्थात बादल ऐसे सज संवर कर आए हैं जैसे कोई शहरी दामाद सज संवर कर आया हो। Guys, I hope you understood these lines. Now look at the slide. Word meanings, some important facts like alankar, bhasa and question answers for practice. Now poem is completed. I hope you understood. In next part we'll learn about the last part of this poem. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.